ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां श्रुतो पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्वपादां भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वर्ण विचार के इस संस्कृत के पहल में आपका स्वागत करते हैं और थोड़ा आपको इतिहास में लेके चलते हैं। इतिहास के बाद थोड़ा भूगोल देखेंगे, विज्ञान देखेंगे और हो सका तो संस्कृत तक पहुंचेंगे। कैसे? पहले से एक चीज कैसे है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, इतना पुराना इतिहास है, भगवान के सांसों से वेद प्रकट हुए। देखिए कैसे। श्री भगवान ने जो सांस निकाली उससे वेद प्रकट हुए। अब आप बोलेंगे कि वेद क्या बुक फॉर्म में निकला? उसका स्वरूप कैसा था वेदों का निकलने के समय? तो वेद जो थे ऐसे किताब के रूप में नहीं आए बाहर, ऐसा कोई रजिस्टर करके नहीं निकला कि एक वेद निकला उनके नाक से। लोगों को लगता है कि वेद भगवान के सांस से निकला, मतलब जब भगवान सांस छोड़े तो 4 किताब निकला, एक का नाम ऋग्वेद, एक का नाम यजुर्वेद, ऐसे 4 किताब निकला। और वो किताब जो है गिरते गिरते ब्रह्मा जी ने उसको नीचे से पकड़ लिया और ब्रह्मा जी ने फिर परंपरा में उसको दिए, नारद अब तुम संभालो। अब नारद जो है उसका जो है व्यासदेव को दिए। ऐसा नहीं हुआ। ये वेद शब्द के रूप में निकले, आवाज के रूप में निकले, कोडेड फॉर्म में निकले। वेद जो निकले शब्दों के रूप में निकले, याद रखिएगा। जैसे तुभ्यम नमामि नारायणाय, वेद का श्लोक है। जैसे क्या निकला? जैसे निकलेगा ईशोपनिषद के जो सारे श्लोक है, सब वेदों में दिए हुए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
दृश्यते। वेदों का श्लोक है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्थापितं मुखं तत्तत्पुरुषं अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सब वेदों के श्लोक है। श्लोक आवाज के रूप में निकले और हयग्रीव ऐसा राक्षस था कि आवाज कोई चोरी करके लेके भाग गया। साउंड को चोरी करने की ताकत थी उसको। जैसे वो एलियन टेक्नोलॉजी में कहते हैं कि वो आपके माइंड को ही रीड करके मिटा देते हैं। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे हिप्नोसिस वगैरह, तो मन पे काम करते हैं। वैसे ही यहाँ तक आ रहा बोल, वैसे ही ये जो साउंड फॉर्म में था, ये फॉर्म को ही उसने चुराया। तो ये वेद जो हैं उसमें सबसे पहले व्याकरण के बारे में चर्चा किया हुआ है। व्याकरण सबसे पहले वेदों में दिया हुआ है। लेकिन वेदों के व्याकरण को डिकोड करने के लिए अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी पुस्तिकाएं लिखी हैं कि भाई इतना जटिल है कि उसको समझने के लिए लोगों ने टीका लिखे। जैसे बहुत सारे हैं, जिसमें कि सबसे फेमस है पाणिनि महाचार्य। पाणिनि जी ने जो टीका लिखी है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उनके टीका को समझने के लिए और एक टीका लगता है। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि पाणिनि जी ने ओरिजिनल सूत्र लिखे और वो सूत्रों को फिर हम लोगों ने टीका लिखा। नहीं, ओरिजिनल का एकदम प्योर ओरिजिनल जिसको कह सकते हैं आप, जिसको आप सोच रहे हो, वो वेद में दिया हो। उससे पाणिनि जी ने जो समझा उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। पाणिनि जी जो थे, अभी जो पाकिस्तान है वहाँ के गांव के निवासी थे। वो समय उस ज़माने में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार आए। बिहार में उपवर्षा आचार्य जी थे और उपवर्षा आचार्य जी जो है शिक्षा दिया करते थे। उनके यहाँ उन्होंने शिष्यता स्वीकार किया। आपने वो फेमस स्टोरी सुना होगा कि गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारे हाथ में विद्या की लकीर नहीं। पाणिनि जी जब सीखने गए तो उपवर्षा आचार्य जी ने कहा तुम्हारे हाथ में तो बेटा विद्या का लकीर ही नहीं, तो हम पढ़ाएंगे कैसे। तो पाणिनि जी पूछे कि लकीर होता कहाँ है, तो बोले ये इधर से इधर तक ऐसा रन करता है। बोले ठीक है। वो गए और देखे, कुछ लोग कहते हैं कि वो पानी खींचते हुए देखे कुएं से स्त्री को, और देखे कि पत्थर पे निशान पड़ रहा है। तो बोले कि इसका मतलब है कि हाथ पे भी निशान पड़ सकता है। एक चाकू लिया और वहाँ पे ऐसा काट दिया जिधर से इधर लाइन जाता था। उसके बाद आके दिखाया गुरुजी को। गुरुजी निशान तो आ गए। गुरुजी बोले वाह आ जाओ। उन्होंने शिक्षा दिया और पाणिनि जी ने तपस्या किया। जब आपको वेदों का कोई ज्ञान लेना है तब को तपस्या करना होगा। सुबह सुबह 6 बजे आप लोग उठ के श्लोक बोल रहे थे और एकदम 250 लोग लाइव हो गए थे। देख के बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे लोग सुबह उठ के एकदम उसको एकदम ले रहे हैं। तो तपस्या से ये जो सत्व गुण है वो बढ़ेगा और सत्व गुण के बढ़ने से सत्व गुण के बढ़ने से आपको ये जो इस तरह की भाषाएं हैं आप सीख पाएंगे। संस्कृत से रिलेटेड भाषाएं भी तीनों गुणों में आती है। देखते हैं कैसे। भाषा भी सतो रजो तमो 3 गुणों में होती है। तीन गुणों में भाषाएं आती हैं। तो संस्कृत जो है वो सतोगुण की भाषा है। अगर आपको संस्कृत सीखना है तो सीखने के पहले अपना दिनचर्या को सुधारिए। अगर आप 9 बजे सो जाइएगा रात में और सुबह आप 3 बजे उठिएगा, आपको संस्कृत जरूर सीख जाइएगा। पहला आप ये सीखिए, जल्दी सोना चालू करिए अगर संस्कृत सोना है। तमोगुण और रजोगुण, आप अगर ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं तो संस्कृत सीखने में दिक्कत आएगी। हरे कृष्ण। संस्कृत का जो नेचर है वो ऐसा नेचर है संस्कृत का सीखाने का। कुछ भाषाएं जो है रजो तमोगुणी जो भाषाएं हैं उनको ये सब चीज़ नहीं लगेगा। कुछ भाषाएं बोलते समय ऐसा लगता है कि बहुत रोमांटिक फीलिंग आ रहा है। फ्रेंच आन दू त्रा कत्रा सान सिस सेट विद नॉफ जिस कॉल द वत्रो नोमो, तो वो ऐसा लगता है कि वो पूरा वाइब्रेट कर रहा है बॉडी उसका, एकदम रजोगुण से भी आगे चल गया। सतोगुण जो है वो संस्कृत से सतोगुण आएगा। तो सात्विक भाषा है संस्कृत। इसको सीखने के लिए आपके अंदर एक सात्विक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, तब आप इसको जल्दी सीख पाएंगे। बहुत सारी पूर्व तैयारियाँ।
कुछ चीज़ें आपको और करनी चाहिए, जैसे कि आपको अलग अलग कलर के पेन लेने चाहिए। इसलिए जब मैं पेन लेके आया तो बहुत सारे भक्त लोग बोले थे पेन का क्या काम है क्लास में। मैंने ये दिखाना है क्या जितने कलर के पेन हो सकता है वो ले लें, और नोटबुक ले लें जिसमें आप नोट करें। हो सके तो एक बड़ा ऐसा वाइट पेपर, ऐसा सीट ले लें जिसपे कि आप ऐसा कुछ ग्राफ बना सकें, क्योंकि बीच में मैं हर क्लास में ऐसा एक चार्ट दूंगा आपको बना के, जिस चार्ट पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो और अच्छा है। और तो संस्कृत के बारे में बता रहे हैं, संस्कृत आया कहाँ से। तो आचार्यों ने इसके ऊपर किताबें लिखी और उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन संस्कृत को हम लोग कहते हैं कि सब भाषाओं की जननी है, सारी भाषाएं संस्कृत से निकली। अब कैसे निकली है थोड़ा सा देखते हैं, अलग अलग भाषाओं को हल्का सा देखते हैं टच मारते हुए। इंग्लिश, और इंग्लिश में एक शब्द है वर्ड। वर्ड शब्द से निकला है वर्टिकल, वर्ड शब्द से निकला है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। वर्ड शब्द से निकला है एक्सट्रोवर्ट, बाह्यमुखी। वर्ड शब्द से निकला है सर्कमवर्ट, चारों तरफ देखने वाला। वर्ड शब्द से निकला है एम्बीवर्ट, दोनों तरफ देखने वाला। वर्ड शब्द से निकला है डेस्ट्रोवर्ट, एक्सपर्ट, डेस्ट्रोवर्ट। द वर्ड शब्द से निकला है सिनिस्ट्री वर्ड, है ना, बदमाश। ठीक है, एक वर्ड शब्द से सब निकले हुए चीजें। ये वर्ड जो है हम इंडियंस को वर्ड कहते हैं, लेकिन अगर ये यूरोपियन प्रोनाउंसिएशन में अगर आप चले जाएगा इसको प्रोनाउंस किया जाएगा वृत्त के जैसे, वो व्रत, वर्टिकल। और वृत्त जो शब्द है इसका मतलब है चारों तरफ। चारों तरफ वृत्त शब्द का मतलब है चारों तरफ जो चीज चले वो कहते हैं वृत्त। वृत्त पत्र मतलब चारों तरफ का न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज हो गया ना न्यूज, जो चारों डायरेक्शन का न्यूज दे, जो चारों तरफ की खबर होता है वृत्त। वृत्त पत्र का मतलब होता है न्यूज़पेपर, और यही वृत्त से निकला है वर्ड। तो देखिए संस्कृत कैसे इंग्लिश की माँ है, दिख रहा है ना। बच्चे बिगड़ गए अलग बात है, लेकिन माता कुमाता ना भवती। अब देखिए और इसमें कनेक्शन देखिए, संस्कृत में कहते हैं मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा। दिख रहा है ये पढ़ सकता है, दिख रहा है मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा। न विकासनो भवेत् बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वान सती कर सती। तो इसमें देखिए मात्रा का मतलब है मादर, स्वच्छता का मतलब है सिस्टर। अब हम लोग इंडिया में बोलते हैं सिस्टर, ट को ट बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसे नहीं बोलते। और रसियन लोग अगर जाके बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे सिस्टो, सिस्टो। रसियंस एकदम ऐसे ही बोलते हैं। और दुहित्रा का होता है डॉटर, है ना। तो देखिए अंग्रेजी जो है इसकी माँ कौन है, अंग्रेजों की माँ कौन है, संस्कृत। अंग्रेजों की नहीं, अंग्रेजी की। अंग्रेजी की जो माँ है, इंग्लिश की जो माँ है वो संस्कृत है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, एक पूरा क्लास ही ऐसा हो सकता है। हमने इसके ऊपर बहुत पहले चर्चाएं की है। यहाँ पर सबको ब्रीफ टच दे रहे हैं कि ये कैसे संस्कृत जो है सब भाषाओं की माँ है। अगर आप इंडोनेशियन भाषा भी लेंगे
तो वहाँ का भी अगर आप गिनती करेंगे, सतु, दुआ, तिगा, इम्पत, लीमा, तुजु, दलपन, सेम्बलन, सोपुलु, आपलारा नामा, इस सब के सब संस्कृत से जुड़े हुए शब्द दिखेंगे आप। भाषा पकड़ते जाइए और उसका शब्द आपको मिलता जाएगा। इसलिए सबका अगर आपको रूट पता है तो आपको पता चलेगा ये संस्कृत से 5 डिग्री इधर गिर गया, ये संस्कृत से 10 डिग्री इधर गिर गया, ये संस्कृत से थोड़ा नीचे ही रह गया, ऊपर को नहीं जा सकता। ऊपर की संस्कृत है, जहाँ तक जाइएगा सीधा ऊपर पूरा संस्कृत है। तो संस्कृत जो भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, क्योंकि नोट्स भी मैं दूंगा, लेकिन नोट्स में ये सब चीज़ें नहीं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। नोट्स में केवल मिनिमम रहेगा, ये जो है क्लास आपको को भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिलेगा इसमें। पहला पॉइंट नंबर है कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। दूसरा है संस्कृत के जो वर्ड्स हैं और जो चीज़ें हैं उसको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे जलम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर, और क्या, दुग्धम, मिल्क। मिल्क में और दुग्धम में फर्क है, पता है क्या फर्क है? मिल्क में और दुग्धम में फर्क है। क्या फर्क है? और ज़्यादा, मिल्क में और दूध में एक फर्क है। वो क्या फर्क है? आप कोई भी मिल्क वाले मंत्र से दूध प्रकट नहीं कर सकेगा, कोई भी वाटर वाले मंत्र से आप पानी को प्रकट नहीं कर सकते, ना ऐसा मंत्र बनाया ही है। लेकिन जल के मंत्र से जल प्रकट किया जा सकता है। जब ये शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वैदिक मंत्रों के आह्वान से बारिश हो सकती है। किसी भी बारिश के मंत्र में वाटर शब्द का यूज नहीं है, और वाटर शब्द को अगर आप उसको रिप्लेस कर दीजिएगा उस मंत्र में तो बारिश कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वो वाटर जो है वो जल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जैसे आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वाटर कहने से अंग्रेज तो समझ जाएंगे कि वाटर का मतलब पानी है, लेकिन वाटर कहने से भगवान और देवी देवता नहीं समझ पाएंगे। देवी देवता समझ जाएंगे कि क्या बोल रहा है, लेकिन चूंकि आपने इतना उसको विकृत, उसका जो साउंड जो है, उसका साउंड जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही नहीं है, उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है साउंड उसका। इसलिए जैसे रागों का भी कनेक्शन है। जब मेघ मल्हार अगर गाया जाए तो मेघ मल्हार के गाने से बारिश आ सकती है। तानसेन के गुरु थे हरिदास जी, तो तानसेन क्या करते थे, हिरण को बुला के उसके गले में माला डाल के और फिर उसको फिर छोड़ देते थे, फिर गा के फिर बुला के उसका माला निकाल नहीं पाते थे, लेकिन फिर बुला लेते थे वापस। तो उनसे पूछा जाता था कि आप माला निकाल पाएंगे कि नहीं? कहीं ये गुण मेरे में नहीं है, मैं माला डाल सकता हूँ, निकाल नहीं सकता इतना। तो फिर वो कौन कर सकता है? बोले हमारे जो गुरु जी हैं हरिदास जी, वो जो है माला निकाल सकते, वो ऐसा गाते हैं। तो जब ये बात हुई तो फिर हरिदास जी का सुनने आए, तो हरिदास जी जब गाने लगे तो ये तानसेन जी ने गा के बुलाया, माला डाल दिया हिरण के गले में, और हरिदास जी ने गाया तो फिर से हिरण आया, उन्होंने माला निकाल के दिखा दिया। हरिदास जी के समाधि पे वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में उनके प्रतिष्ठाता आचार्य हैं स्वामी हरिदास जी। हरिदास जी के समाधि पे भारत के सबसे बेस्ट सिंगर्स, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, गुरु पूर्णिमा के दिन रात के 12 बजे वहाँ आते हैं प्रणाम करने। एक दो नहीं, बॉलीवुड के टॉप के जितने सिंगर्स हैं सब वहाँ पहुँचे थे, उनके लिए वो समय रखा। बस वो लोग आके अपना माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर जाते हैं। मल्हार जब गाते हैं तो मल्हार में ऐसी शक्ति है कि वातावरण को बदल सकता है, वातावरण के इफेक्ट को बदल सकता है मल्हार गाने से, है ना। भोजपुरी में गाना है, आग लगे हमर झोपड़िया में हम गाए मल्हार। कह रहा है कि मेरी झोपड़ी में जब आग लग जाए तो मैं क्या करूँगा? मल्हार का प्रैक्टिस करूँगा। अगर बारिश आ गई तो ठीक है, नहीं तो झोपड़ी जली गई तो क्या घट रहा है? एक झोपड़ी बनाने में कितना दिन लगे? एक दिन में वापस झोपड़ी बन जाती है। मल्हार तो वर्ड जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते अंग्रेजियों को,
लेकिन संस्कृत के जो वर्ड्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि संस्कृत हम क्यों सीख रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, संस्कृत हम क्यों सीख रहे हैं। जितने भी शास्त्र हैं, शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान है वो सब का सब जो है संस्कृत में है। चाहे आप विमान शास्त्र ले लीजिए, चाहे आप भूगोल का शास्त्र ले लीजिए, किसी भी शास्त्र में प्रवेश करिएगा वो पूरा का पूरा संस्कृत है। और जिन लोगों को धनुर्विद्या सीखना है, जिन लोगों को कोई कुछ भी प्रकार का कोई चीज़ स्पेशल इफेक्ट कुछ करना है, अल्केमी कहते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ उतरूँगा नहीं, बहुत विवादित विषय है अल्केमी, है ना। और अल्केमी के नाम से बहुत बड़ा फेमस एक बुक भी है, बहुत फेमस बुक है मार्केट में, द अल्केमिस्ट। तो वो सोना बनाने की पद्धति है और वेदों में ये भी वर्णन है। एक ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने वो 14 स्टेप्स दिए हैं उसमें वेदों में कि सोना कैसे बनता है, तो उन्होंने 13 स्टेप क्लियर क्रैक कर दिया। और जब 14वां उनको फाइनल स्टेप क्रैक करना था, हमारे सीनियर थे, तो गए अपने गुरु जी, अपने स्थानीय सीनियर जो गुरु भाई थे उनको मिलने गए। बोले कि ऐसा ऐसा है, आपका आशीर्वाद चाहिए, हम आप 14वां स्टेप क्रैक करने वाले। बोले स्टॉप इट यू रास्कल। बोले रुक जाओ, पीपल विल कम एंड किल यू। लोग आएंगे, तुम्हारे पास सोना बनाने का पद्धति है इसलिए तुमको मार देंगे। और इसलिए वो कहाँ पे तुम्हारा लैब है, उसने बताया। वो गए और लैब पूरा जो है सीज कर लिया गया। उनका लैब खत्म हो गया और 14वां स्टेप बंद हो गया, कभी हुआ नहीं। फिर उनको दे दिया गया कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो दिमाग तो बहुत तेज था उनका, तो उन्होंने क्या किया, तब के ज़माने में करीब 20 साल पहले की बात है, उन्होंने सब कंप्यूटर खोल दिया, सबके प्रोसेसर को जोड़ दिया और जोड़ के कुछ तो बहुत ही फास्ट कंप्यूटर बना दिया उन्होंने, सब पुराने पुराने खटारे कंप्यूटर को जोड़ दिया। तो खैर संस्कृत जो है वो आपको शास्त्रों के लिए एक चाबी है। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, संस्कृत रामायण, महाभारत, गीता, भागवत का फर्स्ट लैंग्वेज है। तो अगर आपको इन शास्त्रों में और इनके खास करके टीकाओं में प्रवेश करना है, इनके आचार्यों ने क्या लिखा है, किसी श्लोक का मीनिंग क्या है, ये जानना है, आपको संस्कृत पता होना चाहिए। अब जो टीका में लिखा हुआ आपको क्यों पता होना चाहिए? अगर आप आचार्य कहीं बन रहे हैं, अगर आप कहीं पे किसी जगह पे आप लीड कर रहे हैं, आपको शायद इतना हर शास्त्र में पता नहीं होगा कि आप हर शास्त्र आप पढ़ नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं किसी के लिए। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि शास्त्र में अगर लिखा है तो खोल के पढ़ के तो पता होना चाहिए, है ना। जैसे पहले के ज़माने में चिट्ठी आती थी तो उसको खोजते थे, पढ़ना किसको आता है गाँव में, तो खोजते थे। कोई गाँव में कोई एक पढ़ने वाला अगर कहीं चला गया तो फिर वेट करते थे, अब अगला दिन आएगा तब उसको पढ़ के सुनाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बताए, आपके पास किताब है और आपको पढ़ने को आ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वैसे गांव के चिट्ठी वाला खाल नहीं होना चाहिए, कम से कम पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारा ये जो गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग का जो संस्कृत वाला पार्ट है, वो उस टारगेट को हम अचीव करेंगे कि जितने भी आचार्यों की कमेंट्री है वो खोल के आपको समझने आने लगेगा। संस्कृत के श्लोकों को आप समझना चालू कर देंगे। इसके आगे एक लेवल और है, वो लेवल है कि आप खुद का ही कमेंट्री लिख सकें। वो लेवल हम यहाँ नहीं आपको बताने वाले, ठीक है। वो लेवल के लिए आपको सब छोड़ के केवल संस्कृत पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको बचपन से तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए समय ज़्यादा लगेगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस ले रहे हैं, आसान तरीके से इतना समझ लीजिए कि जिससे लिखा हुआ चीज़ समझ में आ जाए। पेपर इज लिक्ड, पेपर आउट है। पेपर आउट क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, क्या बोलते हैं? पर्चा आउट हो गया, है ना। तो पर्चा, आज सब चीज़ लिखा हुआ है सामने, पर्चा तो आउट है लेकिन पर्चे में लिखा क्या वो समझना आना चाहिए बस कि लिखा हुआ क्या है। उतना ही हम यहाँ सीखेंगे जितने में लिखा हुआ हमको समझ में आ जाए। और अगर आप थोड़ा मोड़ा बोल सकें साथ में तो नहले पे दहला, सोने पे सुहागा, ठीक है। ये हमारा गोल हो। तो इस गोल से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे संस्कृत को। और अब हम आते हैं वर्ण के विचार के ऊपर।
आप कोशिश करिए कि जो मैं बना रहा हूँ और आप भी बना सकें। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा आदमी का चेहरा बना रहे हैं। ये नाक बन गई है, जल्दी ही इसका कोट बन जाएगा। फोंट को थोड़ा खोल दीजिएगा क्योंकि हम फोंट के अंदर कुछ दिखाना है। जीव बना देंगे इसे। ये जीव है, मतलब हमने सर को, ये थोड़ा मेडिकल वाला चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाए। तो बड़ा चीज़ नहीं है। जब बीच से अगर इसको ऐसा देखा जाए, आपको थोड़ा अघोरी लगेगा संस्कृत क्लास में, लेकिन जब शरीर को काट के देखते हैं बीच से, तो ऐसा बीच से कटेगा तो ऐसे ही देखिए। हरे समझ लीजिए हो गया कुछ ऐसा। ये जीव है, जीव के पीछे समझने में आसानी होगा इसलिए मैं बना रहा हूँ। कुछ नहीं। जब हम खाना खाते हैं, खाना यहाँ से घुसता है। मान लीजिए आपने यहाँ लड्डू खाया, लड्डू जाएगा इधर, एक पेट में चला जाएगा लड्डू। लेकिन जब आप सांस लेते हैं, ऐसा जब आप सांस लेते हैं तो सांस जाएगा इधर, एक क्रॉस हो रहा है, देखिए रास्ता। ठीक है, यहाँ पे कॉमन है रास्ता, जो हवा और खाने का एक जगह कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे एक ऐसा एक छोटा सा एक वो होता है, ये ऐसा होता है। जब खाना खाते हैं तो ये दब के ऐसा बंद हो जाए, हवा उसमें जाने नहीं दे। लेकिन जब आप रसगुल्ला खाते हो तो क्या होता है, रसगुल्ला मुंह में रहता है, आप दबाते हैं, लेकिन रसगुल्ले का पानी यहाँ पहुँच जाता है। तो शरीर आदमी को लग रहा है कि रसगुल्ला मुंह में है, तो ये खुला हुआ सांस लेने के लिए, लेकिन पानी पहुंच गया वहां। तो इसलिए रसगुल्ला खाने में आप सरकते होंगे, आप देखिए। हरे कृष्ण। हाँ, खा के देख सकते हैं, क्लास के बाद आप लोग रसगुल्ला खा के देख सकते हैं सरकने के लिए। तो अब क्या है, अब हमारे काम का चीज यहाँ पे है। ये हवा की पाइप, ये हवा की पाइप जो है अंदर जाकर लंग्स में जा रहा है। यहाँ पे होता है आपका ये जो कंठ कहते हैं इसको मेडिकल लैंग्वेज में एडम्स एप्पल कहते हैं, इसको कहते हैं कंठ। कंठ के अंदर जो पाइप होती है, उस पाइप में ऐसा दो चीज होता है, ऐसा है ना, उसको लैरिस कहते हैं कंठ के अंदर।
अब ये क्या करता है, आपने कभी सीटी बजाया है? तो सीटी जो एक बच्चे वाला जो सीटी होता है, सीटी सीटी ऐसा फिर है ना, है ना? तो उसमें से अगर वो बॉल निकाल दीजिएगा तो बजेगा? हाँ, सारा गेम वहाँ बॉल का है। उसमें छोटी सी गोली होती है ना, उससे बजता है फिर वो निकल गया तो बजेगा नहीं, है ना? और कोई कोई ऐसा अपना लंबा वाला फोफी हो जाए, फोफी मेला में मिलता है फोफी, तो उसमें ऐसा एक ऐसा होता है, देखो फोफी में वो अगर वो बीच में ऐसा बंद करने वाला होता है, हवा को एक जगह कम करने वाला होता है, वो हटा देने से बजेगा? वो नहीं बचेगा। तो ये जो है ये फोफी के जैसे इसमें यहाँ पे दो ठो चीज़ ऐसा रखते हैं, और हवा नीचे से बाहर जब जाता है तो उसको एक कम अधिक करता है, इसी को कंठ कहते हैं। समझ में आया? कंठ। और अगर ये फोफी बाहर रह गई और अंदर नहीं आई तो बस आपके प्राण की हवा भी निकल जाएगी उसी से। इसको कहते हैं लैरिंग्स। ये इसको लैरिंग्स कहते हैं मेडिकली, और अभी संस्कृत में इसको कहेंगे हम कंठ। क्या कहेंगे? कंठ, कंठ सुधारक वटी कंठ कहेंगे इसको। यहाँ पे ऐसा रखना है, मतलब अगर आप इधर से ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा एक ऐसा रहता है कि बीच से हवा को कितना हवा निकलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर है। ऐसा करेगा तो ज़्यादा निकलेगा, ऐसा करेगा तो कम निकलेगा, और हवा को कम अधिक कर सकता है ना, कंठ है। और ये जो है इसका नाम है जिह्वा, इसको जिह्वा, ठीक है ना, या उसको जीव कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में जिह्वा कहते हैं, इंग्लिश में टंग कहते हैं। ये चीज़ों को अगर आप नहीं जानिएगा तो आप संस्कृत नहीं सीख सकिएगा। हरे कृष्ण। और अगर आप इतना समझ रहे हैं मतलब आप संस्कृत समझ रहे हैं, इतना ही है संस्कृत। सच बात मानिए आप, सारा इधर ही गेम है। इसको कहते हैं, देखिए नाक है ना, ये ऐसे ही कुछ ऐसे, ये नाक है। इसको कहते हैं तालू, इंग्लिश में कहते हैं इसको पैलेट। और इधर होता है सॉफ्ट पैलेट, इधर होता है हार्ड पैलेट। यहाँ पे हड्डी होती है इतना दूर तक। अगर आप अपने जीभ को पीछे लीजिए और ऊपर उसको धक्का देने का प्रयास करिए तो आपको हार्ड पार्ट समझ में आएगा कि ऊपर वाला जो पार्ट है ये ऊपर है, ये जीभ है। ऐसा धक्का दीजिए जीभ से, धक्का देके देखिए वो हार्ड लगेगा। इसको कहते हैं हार्ड पैलेट, तालू का हार्ड वाला पार्ट है। और पीछे जाइए, एक जगह जाके वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो दबने लगेगा, उसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, तालू का मुलायम वाला पार्ट। इतना दूर तक ये है तालू, भालू नहीं, तालू। तालू के आगे, ये तालू ऊपर है, रूफ, तालू है छत। छत जब आगे मुड़ेगी और आगे दांतों को मिलेगी तो उस पॉइंट को कहते हैं मूर्धा। ये देखिए, ये तालू, तालू के बाद यहाँ दांत है, आगे वाला दांत है तालू। तो तालू और दांतों के बीच में जो छत और दांत के बीच में जो जोड़ाई हुआ है, जो दीवार खड़ा है, वो दीवार को कहेंगे मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा, ठीक है, जहाँ पे जाके साउंड टकराएगा, मूर्धा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है मूर्धा। ये जो ये पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे मूर्धा। और वो क्या बच गया, पैलेट हो गया। हाँ, ये जो नाक में जो हवा जा रही है इसको कहते हैं नासिका विवर। नासिका, नासिका मतलब नाक के अंदर की जगह, विवर का मतलब होता है कमरा या स्थान या एक गुफा के जैसा एक मार्ग, उसको विवर कहते हैं। तो अगर आप ये विवर बोले, अरे बहुत हार्ड शब्द बता रहे, ये 2-3 ही अक्षर तो है, इसमें हार्ड क्या है? बीवर, लीवर,
बीवर, कमरा, गुफे के जैसा, है ना। अगर याद करने में दिक्कत हो तो हम तुरंत इसमें एक जोक मार सकते हैं, लेकिन फिर हम एंड तक नहीं पहुंचेंगे। जोक के साथ ये क्लास बीच में खत्म हो जाएगा। बीवर का मतलब होता है एक गुफा। तो नासिका की गुफा, जिसमें स्पेस हो, अंधेरा हो, अंधेरा होता है, स्पेस है, और उसमें दीवार होता है, उसमें चमगादड़ उड़ते रहते हैं, है ना, वो गुफा का कमरा होता है। वैसे इसमें अगर आप जाओगे तो उसमें भी ऐसा, अगर आप समझ लो कि नाक के होल को बड़ा कर दिया जाए और आप अंदर घुस रहे हैं, तो उसमें भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा। इधर से अंदर होल इधर जाता हुआ दिखेगा, उसको साइनस कहते हैं। ऐसे इधर से कुछ गिरता हुआ दिखेगा, बड़े बड़े डरावने, आपको बहुत डरावना जगह दिखेगा। जब कीड़े अंदर जाते हैं तो उनको वैसे ही दिखता है, बाप रे बाप कहाँ आ गए, इसलिए वापस भाग के निकलता है। तो ये नासिका का विवर है। तो अब हम ये सब क्यों ये मशक्क़त कर रहे हैं, इतना शरीर को बीच से काट के देखने का मशक्क़त क्यों, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आवाज़ जो है वो अलग अलग जगह से निकलती है, और ये ज्ञान केवल संस्कृत के ऋषियों को था। ये ज्ञान ना अंग्रेजों को था, ये ज्ञान ना जर्मन्स को था, ये ज्ञान ना सिकंदर को था, और ना ये ज्ञान चंगेज खान को था, है ना। और ये ज्ञान तो रसिया के प्रेसिडेंट को भी नहीं है कि कौन सा आवाज़ कहाँ से निकल रहा है ना। इसके लिए अच्छे दिन लाने पड़ते हैं। ये जो कुछ आवाज़ें नाक से निकलेगी तो उसको कहेंगे नेजल साउंड। नेजल या नासिका से निकलने वाले आवाज़, जो आवाज़ नासिका से निकले उसको कहेंगे अनुनासिक, राइट, अनुनासिक। आवाज़ जो नासिका से निकले, है ना, न, अंग, इया, म, है ना, ण, ये सब जो न से निकल रहे, इसमें नाक से हवा निकल रही है, उसको कहेंगे अनुनासिक, नाक से निकलने वाली हवा। अब देखो, अब अंग्रेजी के शब्दों में कहीं भी इतना डिटेल है कि कौन सा शब्द कहाँ से निकला, नहीं है। इसलिए वो है अज्ञानियों की भाषा। आप कहेंगे अंग्रेजी को क्यों मैं टारगेट कर रहा हूँ? क्योंकि लोग अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए। अगर आज फ्रेंच पढ़ते होते तो मैं फ्रेंच के बारे में बोलता था, जो भी आएगा उसको बोलेंगे, जो सामने दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इतना साइंटिफिक है कि कौन सी आवाज़ कहाँ से निकल, आप बोलेंगे इसका क्या फ़ायदा है? चलो क ख कहीं से निकलता होगा, ग घ कहीं और से, हम जान के क्या करेंगे? ये झोल झमेला क्यों ला रहे हैं छोट जबरदस्ती का? सवाल तो दम वाला है। सुनिए, कि अगर आप कानपुर से हैं और आपको कहा जाए कि कर लो बात बोलो, तो क्या बोलेंगे? लोग कर लो बात को क्या बोलेंगे? कानपुर में है तो लोग कर लो बात। अब ये सही कि गलत? लोग कर लो बात सही है कि गलत? नहीं है सही। अब दो चीज़ हो सकता है, आधे लोग बोलते सही, आधे लोग बोलते गलत। तो फिर गलत है। कैसे गलत है? ये सही है। कैसे सही? से देखो, र कर लो, तो आगे ल आ गया, है ना, कर लो के आगे ल आ रहा है ना, तो ल के कारण पीछे वाला जहाँ से ल जहाँ से निकल रहा है वो र को प्रभावित करेगा, पीछे वाले शब्द को, और र को प्रभावित करके र भी आधा ल बन जाएगा। तो कल्लो बात एकदम सही। लो कल्लो बात, आपको नहीं पता? लो कल्लो बात सही है वो। तो जो संधि के नियम हैं, कौन सा शब्द किससे जुड़ेगा और क्या बनेगा। मान लीजिए एक आवाज़ यहाँ से निकल रहा है और एक आवाज़ यहाँ से निकल रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो आवाज़ यहाँ से जो निकलेगा वैसा आवाज़ निकालना पड़ेगा। समझ में आया? दोनों के बीच वाला आवाज़। कितना साइंस है, देख रहे हैं साइंस कितना है बोलने में। इसलिए अंग्रेजी में कभी संधि होती नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को ये चीज़ समझा ही नहीं, इसलिए हर वर्ड को अलग अलग लिखना पड़ता है। तो जो कुछ चीज़ों को समझाने के लिए बहुत शब्दों का प्रयोग करें वो अंग्रेजी, और बहुत सारे चीज़ों को कुछ शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए वो है संस्कृत। हरे हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए सिद्ध होता है लघुत्तम समापवर्तक और क्या बोलते हैं RHS को, महत्तम समापवर्तक, दोनों जो है बराबर सिद्ध होकर ये सिद्ध हो रहे हैं कि संस्कृत जो है सर्व भाषाओं की जननी और सर्वश्रेष्ठ भाषा है। तो आप अगर इसको समझ गए तो ठीक है, बना सके तो और ठीक है, और नहीं समझे तो फिर समझना पड़ेगा, तब ठीक नहीं है, चलबे ना।
भारत की जितनी भी भाषाएं हैं बहुत ही साइंटिफिक हैं। अगर आपको संस्कृत सीखना है तो आपको एक इंडियन भाषा जो है वो पता होना चाहिए, हिंदी नहीं, कोई एक लोकल, जैसे भोजपुरी हुआ या बांग्ला हुआ, ये आपको अगर ये सब उड़िया हो गया, अगर ये लोकल भाषा अगर आपको ठीक से पता है तो संस्कृत सीखने में बहुत मदद होता है, क्योंकि उसमें रगड़ते हैं बहुत ज़्यादा, स्पीड से बोलते हैं ना तो दो गो शब्द ऐसा जुड़ के ऐसा एक दूसरे पर चढ़ के निकल जाता है ना। तो जब चढ़ता है शब्दों का, उसी को संधि कहते हैं। बड़ा ईजी हो जाएगा आपको संस्कृत सीखना, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो आप इस चीज़ को अगर ध्यान रखें तो अब आप लोग लिखें क ख ग घ अ आ ई उ ऊ। नेक्स्ट पेज ले लें। नहीं, हम चाहते हैं कि इसी पेज पे हम लिखें, जिससे कि वो हम कनेक्ट कर पाएँ आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। क ख, बच्चा लोग बोलो ख, ग घ अंग, च छ ज झ ञ। इसके बाद आता है। इस क वर्ग को एक शब्द में कहते हैं कु। कहीं पे भी संस्कृत की किताब में कु लिखा है तो टेंशन मत लीजिए, कु बाप रे बाप, लगता है ऐसे गोली छूटी कहीं से, अब मर गया आदमी पढ़ने के बाद। कु सुनने के बाद आपको मरना नहीं है, अरे क ख ग अंगा बोल रहा है, कहने का मतलब इतना ही कह रहा है। कु मने चू मने चुप रहो, चुप रहो नहीं, चू मतलब चवर, टू मतलब तू मतलब तुम नहीं, तू मतलब पवर, है ना। सचुत्व, तो ऐसा कुछ नाम आएगा आपको, बोले बाप रे बाप क्या है ये, सचुत्व क्या है, कौन सा, कुछ बड़ा फार्मूला नहीं है। मैं पूरा पढ़ के एंड में समझा, वो सादा सा बात लिखा हुआ है कि तू मतलब च छ ज झ इया बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा हो। इतना ही सा चीज को लोग टेंशन लेते, बाप रे बाप चू लिखा है, दिमाग का चू भी चलता नहीं है, लेकिन है कुछ नहीं। कु मतलब क वर्ग, ऐसे करके वर्ग है बस, और कुछ नहीं। अब देखिए, अब ये जो क वर्ग है ये निकलता है कंठ से। ये निकल रहा है कंठ से। कहाँ से? तो अब कंठ जो है ना यहाँ है ना, ये पूरा का पूरा निकलेगा कंठ से। क ख ग घ अंग, ये सब के सब यहाँ से निकल रहा है। ये एडम से आपके लैरिंग से निकल रहा है। अगर उसको बंद करके आप कुछ और करके ये आवाज़ निकाल के दिखा दीजिए, आप नाक से निकाल के दिखा दीजिए, क ख ग निकलेगा नहीं। ये यहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है, ठीक है। कंठ से निकलने वाले और भी शब्द हैं आपका। हाँ, कहाँ से निकल रहा है? हाँ, कंठ से निकल रहा है ना। उसके बाद ये भी कहाँ से निकल रहा है? और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका टॉन्सिल चेक करना होता है तो लाइट में बोलो, आ बोलो, बोलना ना, आ जोर से बोलो, आ, तब वो लाइट मार के तब आपको दिखता है हाँ वो सब सही है कि नहीं है। तो आ बोलने के लिए इसलिए बोलता है कि आ का आवाज कहाँ से निकला है? कंठ से। तो कंठ से आवाज निकालिएगा तो यहाँ तक का जितना चीज़ है सब उसको दिख जाएगा।
समझे ना? पूरा सीधा हो जाएगा एक लाइन। कंठ से आवाज़ निकालने में पूरा हवा का लाइन पूरा क्लियर करना पड़ेगा। जीभ नीचे हो जाएगा अपने आप। कभी डॉक्टर बोलता है प बोलो, थ बोलो, कभी बोलता है थ बोलो। कभी अंग्रेज डॉक्टर भी अ बोलने ही बोलता है। डॉक्टर चाहे फ्रेंच हो चाहे अंग्रेज हो, बोलना क्या पड़ेगा? आ। अरे मुझको तेरे लैंग्वेज में पता ही नहीं ना तुमको कि आ क्यों बोल रहे हो, है ना? समझ में आया? क्योंकि आवाज़ कहाँ से निकला? कंठ से। तो याद रखना होगा, कंठ से आवाज़ निकला। ठीक है? ये जो च छ ज ज है कहाँ से निकल रहा है, सो देखते हैं। कहाँ से निकला? तालु से। भालू से नहीं, ये है तालु से। आप देखिए च छ ज ज बोल के आप देखिए कि आप च, अगर आप तालु को टच कर रहे हैं ऊपर, च छ ज झ, ऐसा जीभ ऐसा जा रहा है। देखो ये ऊपर का तालु है, च छ ज झ ई, तब अच्छा बोल पाइएगा। अगर जीभ इधर टच कर रहा है मतलब आपका च सही नहीं निकल रहा। च छ ज, जीभ को एकदम रिलैक्स करिए, बड़ा करिए, और ऊपर जीभ के ऊपर वाले पार्ट को एकदम चपटा से टपटा टच करिए। ऐसा नहीं टच करना है, ऐसा नहीं टच करना है, सीधा सीधा एकदम पूरा का पूरा टच करना है। च, तब अच्छा च निकले। च छ ज झ ई, दिख रहा है? फर्क लग रहा है? पहले तो उच्चारण सीख लें, है ना? अच्छा, और कौन सी है? और क्या है तालु से निकलने वाला? य निकलेगा। और क्या निकलेगा? स। इतने सारी चीजें तालु से निकलती हैं। ठीक है? इसको कहते हैं तालव्य स। ठीक है? और तालव्य स बोलने के लिए आपको तालु के साथ स बोलना पड़ेगा। जैसे जहाँ से च निकल रहा है वहाँ से स। कई बार मैं भी गलती करता हूँ बोलने से, और आप लोग क्लास में सुनने में आप अगर आप कहीं मेरी गलती समझें तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा वो रिफ्लेक्स में चला गया है। लेकिन मैं जब कॉन्शियसली बोलता हूँ तो स को तालु से बोलता हूँ। तो स आपको तालु से बोलना है, स। अगर दांत से बोलिएगा तो दंत से बोलिएगा। सारे, सारे में दंत स लगे, है ना? पाठशाला। तो ये जो आपने ऊपर जो टच किया ना जो तालु को, तो जो स निकला, हाँ, मेरे को बहुत कॉन्शियसली निकालना पड़ता है। बचपन में बहुत मार खाया इस सब को निकालने के लिए, इसलिए ये सब, इसलिए आप लोग को थोड़ा लपेट लीजिए इसमें। य य य य ई, ये सब तालु वाले। ठीक है? अब ये जो है ट वर्ग जो है टू, ये टू कहाँ से निकल रहा है, सो देखते हैं। आप अच्छा बना लीजिएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे अपने हिसाब से बनाएंगे। ये कहाँ से निकल रहा है? मूर्धा से। अब देखिए ये जो जीभ है, जीभ को आगे ठोकना पड़ेगा। ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना? तो कृष्ण, कृष्ण, तो कृष्ण में जो न है वो जब तक आप उसको ठोकिएगा नहीं तब तक वो न नहीं निकाल रहे हैं। कई बार लोग कृष्ण बोलते हैं, न मतलब वो ये वाला ना बोलते, दंत ना बोलते, है ना? और अधिकतर समय जब में ये बहुत बड़ा एक अशुद्धि होता है, हरे कृष्ण जब करते समय, कि लोग ये वाला ना यूज करते हैं। अगर आप ये वाला ना यूज करेंगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा। ये मूर्धा जब टच करता है तो क्या होता है, इधर ये मूर्धा है, समझ लीजिए कैसे आप समझ, ये जीभ है, पीछे से हम देख रहे हैं, जीभ पीछे, दांत आगे है, अभी पीछे जीभ है, तो इसके ऊपर में ये मूर्धा है। जैसे आप मूर्धा का नाम टच करिएगा ना, आपको नींद नहीं आएगा। अगर आपको नींद आ रहा है हरे कृष्णा जपने के समय, मतलब आप ये वाला ना यूज करो। ये वाला ना अगर आपका यूज हो रहा है तो आपको नींद नहीं आ सकती। हरे कृष्ण।
करके आप देख लीजिए। ये ना मतलब मूर्धा को टच हो रहा है, दंत पे आ गया तो दंत इसके बाद आप ध्यान में चले जाइए। मूर्धा को टच हो रहा है ना तो दिमाग का जो एंटीना है सब गर्म रहता है, सब आदमी को अलर्ट करेगा ये वाला ना, इसलिए ठीक है ना। हाँ बोलिए, बस 5 मिनट है। मूर्धा, और मूर्धा में और 2 शब्द हैं, थोड़ा आँख हटाने पड़ेगा। राइट, उसके बाद अब आप देखिए कि जब कोई शब्द भी जुड़ेगा आगे जाके अगर हम जब संधि भी सीखेंगे, अगर आपको ये पता है तो आपको संधि आपका एकदम केक खाने के जैसा एकदम आपको सॉफ्ट लगेगा, और अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो संधि आपको लगेगा पत्थर के साथ दिमाग फूटेगा। अगर आपको ये पता नहीं, लग रहा है बहुत आसान है, भी आसान, लेकिन अगर आपने इतना आसान चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो आपको पत्थर तोड़ने का फीलिंग आएगा पूरे संस्कृत में। अगर आपको ये इतना सा चीज़ पता है कि र स री सब एक लाइन में है तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं र स बन जाएगा, कहीं ये स या इसी लाइन से आगे पीछे कुछ न कुछ गणित बनता रहेगा। समझ रहे हैं? इसलिए है दिखने में बहुत आसान चीज़, सीखने में भी आसान है और है भी आसान, लेकिन आदमी डिफिकल्ट करता है जब उसको ये इतना सा चीज़ को हल्के में लेता है। इसको हल्के में नहीं लेना है हल्का, लेकिन ध्यान देना है, हल्के में नहीं लेना। ठीक है, इसके बाद त थ द ध न, ये कहाँ से निकल रहा है? दांत, इसको कहेंगे दंत। और कौन कौन से शब्द निकल रहे हैं इसके अलावा? दंत स और लिरी और हो गया। ये सब दांत से निकल रहे हैं। ये कहाँ से निकल रहा है? ये ओठ से निकल रहा है। आप ऊ और बहुत थोड़ा सा है और ये देखिए। अब आप देखिए, इतना करने के बाद एक फाइनल टच मारते हैं इस पे, है ना। ये जो क है, क च ट त प, इधर से ऐसे देखिए आप, ऊपर से नीचे, इसको कहेंगे, मेरे क्लासेस में इसको कहेंगे ए। ये किधर भी ये व्याकरण में नहीं है, ये मैं ऐसा सिखा। इसको कहेंगे एक। मैं बोलूँगा एक ने 2 को खाया और 3 बनाया, तो आपको समझ लेना चाहिए कि 1 नंबर का कोई एलिमेंट है जो 2 नंबर के एलिमेंट को खा गया और 3 वाला एलिमेंट बना दिया। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, एकदम सिंपल से भी सिंपल, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 कहेंगे। ठीक है, हाँ। 1 नंबर पे जितने भी हैं, और इसको क्या, इसको बोलने में आपको जो है जो ताकत लगेगा वो हल्का लगेगा। क ख ग, इसमें जो हवा का अमाउंट है वो कम जा रहा है। जैसे मान लीजिए इतना हवा फेंकना है आपको, क ख क च ट त प, इसमें हवा का अमाउंट कम लगेगा। ख बोलने में आपको ज़्यादा हवा फेंकना पड़ेगा, डबल फेंकना पड़ेगा। ख मतलब अगर 1 बैग हवा क में निकला तो 2 बैग हवा आपका जो है ख बोलने में निकला। इसलिए इसका जो है, इसको कहते हैं महाप्राण। इसमें निकल जाए आपका प्राण, इसको कहते हैं महाप्राण। ये महाप्राण, इसमें ये पूरा का पूरा है महाप्राण। ज़्यादा बोलने में टाइम लगेगा, हवा लगेगा। और ये है अल्प प्राण। ठीक है, तो इसे अल्प प्राण
महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण। इसका कुछ नहीं क्लासिफिकेशन है। इस तरह से प्राण जो है कम अधिक होता है। और एक चीज़ और आपको इसमें सीखना है, बस छोटा सा, ये जो है इसको कहते हैं उष्ण। ये लाल कर दीजिए इसको और नीचे लिख दीजिए उष्ण। ये गर्म है। जब आप ये शब्दों को प्रयोग करेंगे ना तो हवा भी आपका जो निकलेगा थोड़ा गर्म निकलेगा। आप देख लीजिए, आप अगर टेम्परेचर का अगर मीटर हो आपके पास तो आप चेक कर लीजिएगा कि ये शब्दों को बोलने में हाई टेम्परेचर वाली चीज़ निकलती है। इसलिए इसको उष्ण कहते हैं। इसे गर्मी के साथ निकलता है, एक्चुअल गर्मी निकलता है, ऐसा कुछ मतलब कुछ बनावटी गर्मी नहीं। अगर बाकी शब्दों के निकलते समय का जो हवा का जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है ज़्यादा रहेगा। ऋषि मुनि कितने एडवांस थे आप समझिए, कौन से शब्द में क्या टेम्परेचर निकल रहा है उनको पता था। अभी कभी अंग्रेजी में आपने सुना कि ए जो है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, एस का टेम्परेचर ज़्यादा, कभी सुना नहीं सुना, क्योंकि पता नहीं ना उन लोगों को। हमें उन पर दया ही करना चाहिए। और ये जो है अब इसका ये ऐसा नहीं है, ये जो है इसको कहते हैं अंतस्थ, वो अंदर आ जाए। ठीक है, ठीक है। अभी इसको कहते हैं अंतःस्थ। अब इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। फिर से यहाँ से हम इसको चालू करेंगे। क्या ठीक है। अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप मोटा मोटी पूरा इसमें समझ गए। अब कल हम आपको बताएंगे कि यहाँ से हम इसको थोड़ा लेके जाएंगे। कल से हम लोग आपको प्रैक्टिकल सिखाना चालू करेंगे, कुछ अनुवाद सिखाएंगे और कुछ व्याकरण, और इसके साथ साथ आपको कुछ इधर उधर से कुछ सुक्तियाँ और सुभाषितानी भी सिखाएंगे। और आज आपको चलते चलते एक सुभाषितानी सिखाते हैं। सुभाषितानी नहीं, एक हिंदी में बताता हूँ। पहले ऊँट के घर में शादी हुई, गधा गाने के लिए गया। ऊँट के घर में जब शादी हो रही थी तो गधा गाता कैसे? गधा कहता है, तुमसे सुंदर और कौन है? ऊँट क्या कहता है, तुम्हारे जैसा गाने वाला मैंने आज तक नहीं सुना। तो इसको उष्ट्राणाम च गृहे लग्नम गर्दभा मंत्र पाठका परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। एक दूसरे को बस प्रशंसा किए जा रहे हैं कि क्या रूप है, क्या ध्वनि है। सीखने की बात यह है कि कई बार लोग एक दूसरे को स्तुति करते हैं, सामने वाले को भी पता है कि बस जानबूझ के बना रहा है, लेकिन इतना अच्छा लगता है किसी ने कभी किया नहीं है कि उसको रोक नहीं पाता है। और गरजमंद को अकल कम, जब आप गरजू होते हैं आपका अकल कम हो जाता है, उसके बाद आपको चीट कर लेता है। इसलिए ऊँट और गधे की कहानी याद रखिएगा। मैं नोट्स आपको शेयर करूँगा और नोट्स के बाद आप उसको पढ़ के आइएगा। कल के लिए भी जो चीज़ें हैं उसमें कुछ आज के नोट्स में हम शेयर करेंगे और पढ़ के आप आइएगा। हल्का सा आपको 10 मिनट अगर आप रिवाइज करेंगे तो ये जितना मैंने आज आपको चीज़ बताया है ये सब के सब आपके दिमाग में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इति हरे कृष्ण।